हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 102 की यूनिट 4 मौलिक अधिकार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो यूनिट पढ़ेंगे उसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसमें हम जानेंगे इसकी प्रस्तावना के बारे में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। साथ ही साथ हम अपने 6 मौलिक अधिकारों को जानेंगे, इनका मूल आधार सिद्धांत जानेंगे और मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध को जानेंगे। बिना कोई देरी किए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है प्रस्तावना। इसमें हमें मौलिक अधिकारों का अर्थ बताया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो वह कानूनी अधिकार जिसके बारे में हमें संविधान में बताया गया है, उन्हें ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति के विकास के लिए ये आवश्यक हो। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार एक न्यायोचित अधिकार है। न्यायोचित का मतलब होता है वह जिसके लिए न्याय मिल सके, यानी अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वह उसके लिए न्यायालय के पास जा सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए सीता गीता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो गीता के पास यह अधिकार है कि वह न्यायालय में जाकर इस चीज़ की अपील कर सके। आगे हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत हुई थी वह 19वीं सदी में ही हो गई थी, लेकिन ऑस्टिन ने कहा कि मौलिक अधिकार की अवधारणा 1885 में तभी हुई थी जब कांग्रेस की स्थापना का समय था। 1985 में भारतीय संविधान विधेयक में ही भारतीय नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, अधिकारी द्वारा ही जेल भेजना, राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा व्यवस्था करना, ये सभी अधिकार प्रदान किए जा चुके थे। 1917 और 1919 के विधेयक और समिति रिपोर्ट में राष्ट्रीय कांग्रेस ने और अधिक अधिकारों की मांग की थी, यानी कि पहले तो ये अधिकार हमें मिल ही चुके थे, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अधिकारी द्वारा जेल भेजना और राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा, लेकिन आगे चलकर और अधिक अधिकारों की मांग की। आगे चलकर मौलिक अधिकारों के लिए कुछ समितियां बनाई गई, जिसमें पहली समिति है भारतीय राष्ट्रीय विधेयक 1925। इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने भारतीयों के लिए 7 मौलिक अधिकारों की मांग की, और इन्होंने जिन 7 मौलिक अधिकारों की मांग थी वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक की आज़ादी का अधिकार, बात करने की आज़ादी का अधिकार, एकत्रित होने की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त करने का अधिकार और मार्ग का समान रूप से प्रयोग करने का अधिकार। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? न्याय और व्यवसाय करने के लिए समान व्यवस्था का प्रावधान भी इसी में शामिल कर दिया। जो दूसरी समिति थी वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया? इस रिपोर्ट में उन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने की ज़रूरत को रेखांकित किया जो औपनिवेशिक शासन ने उन्हें देने से मना कर दिया था। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की ज़रूरत को भी रेखांकित किया गया, और इसमें यह सुझाव भी दिया गया कि किस तरह से मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। जो तीसरी रिपोर्ट थी वो थी सप्रू रिपोर्ट 1945। इसके अध्यक्ष बहादुर सप्रू थे। इस समिति ने अधिकारों से संबंधित 2 सुझाव दिए। इनका पहला सुझाव था
कि न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारों के बीच अंतर बताया जाए, और दूसरा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। अभी हमने जाना उन 3 समितियों के बारे में जो मौलिक अधिकारों के लिए बनाई गई थी। आगे चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, जो है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो मौलिक अधिकारों की कई विशेषताएं जिसके बारे में हम जानते हैं। मौलिक अधिकार प्राकृतिक और कानूनी दोनों हैं। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लोगों के लिए हो, बल्कि मौलिक अधिकार सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। मौलिक अधिकार न्यायोचित है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उसके लिए न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। चौथा है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रखने की अनुमति देता है। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है 6 प्रमुख मौलिक अधिकार। अभी तक हमने जाना मौलिक अधिकार क्या है, कैसे बने, किसने बनाए। अब हम जानेंगे कि वो मौलिक अधिकार थे क्या। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा संवैधानिक अधिकार। छठे अधिकार के अंदर हम 5 पॉइंट्स को जानेंगे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षस को। अब हम एक एक करके अपने सारे अधिकारों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, यानी कि सबको एक समान समझा जाए, सबकी एक इक्वलिटी हो। तो समानता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के बारे में बताया गया है। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 15 से 18 में क्या था। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि राज्य किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान या आदि चीज़ों को लेकर कभी भेदभाव ना करे, हमेशा सबको समान ही समझे। इसका अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता हो। और इसका 17वां अनुच्छेद कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। इसमें 18वां अनुच्छेद कहता है कि उपाधियों का अंत, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब हम आते हैं दूसरे अधिकार पे, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता है, लेकिन आगे चलकर इन्हें 6 कर दिया गया। अब ये क्या क्या स्वतंत्रता थी वो हम जानते हैं। इसमें थी बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसके अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलनी चाहिए।
दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले के कानून या बाद के कानून के तहत सज़ा मिल रही है। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 कहता है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाएगा तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। वह स्वतंत्रता क्या क्या है? पहली स्वतंत्रता है, हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई किसी को अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने से पहले उसे ये बताना पड़ेगा कि उसकी हिरासत क्यों की जा रही है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा अधिकार देखते हैं, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार की अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निर्दिष्ट ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी हम किसी भी व्यक्ति की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते और ना ही उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहलाएगा और इस पर ऐसा करने वाले व्यक्ति को उचित दंड भी दिया जाएगा। इसका अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम अनुच्छेद 28 के बारे में जानेंगे, जिसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसका अनुच्छेद 26 कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का, उनका पोषण करने का, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन का और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति से की गई हो। इसका अनुच्छेद 28 कहता है कि पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 से लेकर 30 है। अनुच्छेद 29 कहता है, संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। संस्कृति और शिक्षा अधिकार का अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की किसी भी शैक्षणिक संस्था में जा सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधानों की आत्मा माना है। इसमें अनुच्छेद 32 के बारे में बताया गया है। इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही साथ इसे 5 तरह से बताया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया जा रहा है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान, निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे और न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करे। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायालयों को जारी किया जाता है। इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। चौथा है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता। पांचवा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए सबसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूलभूत आधार सिद्धांत। इसमें हमें बताया गया है कि मूलभूत आधार सिद्धांतों के तहत संसद किसी भी संशोधन के द्वारा संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता है। वह ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निजी संपत्ति का अधिकार संविधान का मूल ढांचा नहीं है। आगे चलकर 1978 में 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध। मौलिक अधिकार परिपूर्ण नहीं है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी है। राज्य देश की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है कि बना दिए गए तो फॉलो ही होंगे। अगर कोई उन मौलिक अधिकारों का मिसयूज़ करता है तो इन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे अगर राज्य को लगेगा कि देश की सुरक्षा की बात है या एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो राज्य ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ राज्य समानता के अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद भी सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। ये मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल में भी बताया कि अगर सीता गीता के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो गीता के पास यह अधिकार है कि वह न्यायालय में जाकर इसकी अपील कर सकती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए एक एक करके हम इन प्रश्नों को इनके उत्तर के साथ जानते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक क्या था? तो 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, इन सभी विचारों की नींव रखी। इस विधेयक ने प्राथमिक शिक्षा, मार्गों का समान प्रयोग करना, न्याय प्रक्रिया और अन्य व्यवसाय के स्थानों की भी मांग की थी। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट
और सप्रू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में तैयार की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसका काम था कि भारत के संविधान के मसौदे को तैयार करना। इस समिति ने क्या किया, भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की बात की, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी शामिल थे। अब आते हैं सप्रू रिपोर्ट पे। सप्रू रिपोर्ट ने क्या किया, अपने 2 सुझाव दिए। इनका पहला सुझाव तो ये था कि न्यायोचित अधिकार और गैर न्यायोचित अधिकारों के बीच अंतर बताया जाए, और इनका दूसरा सुझाव था कि अल्पसंख्यकों की बात की जाए। तीसरा क्वेश्चन है 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं। तो 6 मौलिक अधिकार में पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा चौथा क्वेश्चन है मूल आधार सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत संविधान की मूल भावना को दर्शाता है। इसमें मूल अधिकार भी शामिल है, जिन्हें 1973 में केशवानंद भारती केस से प्रतिपादित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना BPSC 102 की यूनिट 4 मौलिक अधिकारों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।